चप्पे की तलाशी ली। बताया गया कि इस दौरान पुलिस को 2 जिंदा बम मिले, जिनको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। वहीं लखनऊ में हुई इस घटना पर सियासत भी शुरू हो गई और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने इस घटना के बहाने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए योगी सरकार को निशाने पर ले लिया। सरकार पर सवाल उठे तो राज्य के डिप्टी सीएम फौरन बचाव के लिए सामने आए। अपराध को रोकने के लिए सरकार की बहुत स्पष्ट मंशा है। घटनाएं हो रही हैं, लेकिन घटना के कोई भी दोषी बच नहीं पा रहे। दिल्ली के पास नोएडा में दिन दहाड़े बदमाशों ने एक दुकान में घुसकर एक सराफा व्यापारी को गोली मार दी। बताया गया कि लूट के इरादे से किए गए इस हमले में व्यापारी को 4 गोलियां मारी गई, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें 2 मोटरसाइकिलों पर हेलमेट लगाकर आए बदमाश दुकान के अंदर जाते दिखाई दिए। हमले के वक्त अगल बगल की दुकानें खुली हुई थीं, जिनमें मौजूद लोग गोली की आवाज सुनकर बाहर तो आए, लेकिन वो दुकान से बाहर निकल रहे बदमाशों को देखकर फौरन लौट गए। हालांकि हमलावरों के वहां से जाते ही फिर से वो लोग सर्राफा व्यापारी की दुकान के अंदर गए और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। इसी दुकान में दिन दहाड़े 4 बदमाशों ने कुछ देर पहले ही पुलिस चौकी से महज 100 कदम की मीटर की दूरी नहीं है यहाँ पे, और इस तरह की जो घटना है उसको अंजाम दिया गया। जो ज्वेलरी है उसको फिलहाल से लूट के यहाँ से लेकर बदमाश फरार हो गए हैं। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम वहां पहुंची और चश्मदीदों से पूछताछ कर हमलावरों का सुराग तलाशने में जुट गई। एक व्यक्ति घायल है, उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। उनकी सिचुएशन अभी स्टेबल बताई गई है। कुछ लूट भी हुई है। पुलिस ने बदमाशों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी वीडियो को अपने कब्जे में ले लिया। जापान के योकोहामा में पिछले 10 दिन से खड़े क्रूज शिप में मौजूद 2 भारतीयों में भी कोरोना वायरस की पुष्टि की गई है। कोरोना वायरस के डर से रोके गए इस जहाज में 138 भारतीय नागरिक भी सवार हैं, जिनमें 2 लोगों के कोरोना वायरस से पीड़ित होने की पुष्टि की गई। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दावा किया कि टोक्यो में भारतीय दूतावास इन लोगों के संपर्क में है और इनकी हर मुमकिन मदद की जाएगी। इस लग्जरी क्रूज के चालक दल में 136 भारतीय भी शामिल हैं। बुरी तरह डरे इन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी से मदद की अपील की। इस दलदल से किसी भी तरह हम लोग को बचाइए, और जब हो जाएगा उसके बाद सब आएंगे तो क्या फायदा। और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी को कहना चाहता हूँ, कुछ भी करके सेग्रीगेशन करके हम लोग को सही सलामत घर पहुंचने का जो दावा कर रहा हूँ आप लोग कीजिए प्लीज। 3 फरवरी को जापान पहुंचे इस क्रूज में सवार हांगकांग के एक यात्री में कोरोना वायरस के लक्षण मिले थे, जिसके बाद इसे बंदरगाह पर ही रोक दिया गया था और जहाज में सवार लोगों के नीचे उतरने पर भी रोक लगा दी गई थी। नियमों के मुताबिक इन लोगों को 14 दिन तक अलग थलग रखा जाना है, जिसकी वजह से ये लग्जरी क्रूज इन लोगों के लिए समंदर में तैरती जेल में तब्दील हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अगुवाई में मंत्रियों के समूह ने बैठक की। इस बैठक में जापान में क्रूज में फंसे भारतीयों को निकालने के साथ कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों पर चर्चा हुई और दावा किया गया कि सरकार जहाज में फंसे भारतीयों के साथ संपर्क में है और जरूरत पड़ने पर उनको वहां से निकाल कर लाया जाएगा। भारत दवाएं बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल चीन से ही खरीदता है, ऐसे में दवाओं की कमी ना हो, इस पर भी चर्चा की गई। बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी खुद तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वुहान से भारतीयों को सुरक्षित निकाल कर लाने वाली टीम को सम्मानित भी किया। अभी जो उसके ऊपर जो प्रोटोकॉल है वो जापान की जो गवर्नमेंट ने जो तय किया, बिकॉज उन्होंने सारे लोगों को उस पर शिप पर ही क्वारंटाइन किया हुआ है। जो भी कुछ स्ट्रैटेजिकली तय होगा तो वी आर रिसेप्टिव। हम लोग पहले भी, आप जानते हैं कि पहले भी जो है इतने सारे अपने लोगों को हम लोग वहाँ से लेकर आए हैं वापस। मुंबई के जियो गार्डन में रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से लेक्मे फैशन वीक का आयोजन किया गया। इस शो के तीसरे दिन बेस्ट फ्रॉम द वेस्ट थीम पर बेकार हुई चीजों से बनाए गए कपड़ों के डिजाइन दिखाए गए। इन कपड़ों को पहनकर कई मॉडल्स ने रैंप वॉक किया। पुरानी चीजों से कपड़े बनाकर कई डिजाइनर्स ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। इस शो में आए लोगों ने नारियल की छाल से बने कपड़ों को काफी पसंद किया। रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स के COO विपुल शाह भी शो में पहुंचे और इन कपड़ों की तारीफ की। I think this is one of the most needed stuff on a global basis. When you talk about environmental footprint, plastic still has the lowest environmental footprint. So managing that waste becomes very critical. As the population starts growing in the world, the usage will grow as well. So if you manage this waste, it's so good to do. गृह मंत्री अमित शाह ने माना कि दिल्ली चुनाव का सही आकलन करने में उनसे चूक हुई। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली चुनाव के नतीजों को CAA और NRC पर लोगों की राय से जोड़ना गलत है। अमित शाह ने अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा के उन बयानों को भी गलत बताया जो उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान दिए थे।
इसके अलावा अमित शाह ने कहा कि वो शाहीन बाग में सीएए और एनआरसी के खिलाफ धरने पर बैठे लोगों से मिलने के लिए तैयार हैं। प्रदर्शनकारियों को उन्होंने गृह मंत्रालय से संपर्क कर उनसे मिलने का समय मांगने की भी बात कही। वहीं दिल्ली चुनाव पर अमित शाह ने माना कि जमीनी स्थिति को समझने में इस बार उनसे चूक हुई। आरएसएस के दफ्तर और नेताओं पर आतंकी हमले के अलर्ट के बाद राजस्थान सरकार ने प्रदेश के आरएसएस मुख्यालय पर सुरक्षा बढ़ा दी। बीजेपी ने विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया और प्रदेश में आरएसएस के सभी दफ्तरों समेत बड़े नेताओं को सुरक्षा देने की मांग की, जिसके बाद राज्य सरकार ने जयपुर में आरएसएस मुख्यालय पर सुरक्षा कड़ी कर दी और कई जवानों को तैनात कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त सुरक्षा दस्ता तैनात किया गया है। यहाँ क्यूआरटी के कमांडो हैं, इसके अलावा जो स्थानीय थाने की पुलिस के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार पर सुरक्षा में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए प्रदेश के सभी आरएसएस दफ्तरों पर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। यदि कोई भी दुर्घटना हुई तो इसकी जिम्मेदार राजस्थान सरकार होगी, इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि तुरंत ये सुरक्षा उपलब्ध कराए। लेकिन कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी की मांग को खारिज करते हुए इसे पब्लिसिटी स्टंट बता दिया। लेकिन ये अपने आप को सुरक्षित रहने के लिए इस प्रकार की बात कहकर ज्यादा से ज्यादा लाइमलाइट में रहना चाहते हैं। कोलकाता में देश के पहले अंडर वाटर मेट्रो के उद्घाटन समारोह में अंडर वाटर उद्घाटन समारोह में ममता बनर्जी को नहीं बुलाए जाने पर विवाद हो गया। इससे नाराज तृणमूल कांग्रेस ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर दिया और ममता की पार्टी के जिन नेताओं को कार्यक्रम में बुलाया गया वो भी अपना अपमान बताकर इससे दूर रहे। इनविटेशन लेटर मुझे भेजे हैं, लेकिन उसमें मुझे नहीं जाना है क्योंकि मैं भी अपमानित महसूस करता हूँ। टीएमसी का आरोप है कि मुख्यमंत्री होने के बावजूद न तो ममता का निमंत्रण पत्र पर नाम छपा और न ही उन्हें बुलाया गया। हालांकि सीपीएम ने इसे टीएमसी के साथ वैसा ही सुलूक बताया जैसा करने का आरोप रेल मंत्री रहते ममता बनर्जी पर तब की लेफ्ट सरकार लगाती थी। যে অপরাধ মমতা ব্যানার্জি রেলমন্ত্রী হিসেবে করেছেন তৎকালীন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে, সেই অপরাধী আজকে দিল্লির सरकार रेल दफ्तर तारा करছে राज्य सरकार विरुद्ध। इन विवादों के बीच रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कोलकाता को ऐतिहासिक मेट्रो की सौगात दी। देश में सबसे पुरानी मेट्रो कोलकाता में दौड़ती है और अब कोलकाता मेट्रो में 4 चांद लगाने के लिए ईस्ट वेस्ट मेट्रो परियोजना के तहत एक नए रूट की शुरुआत हो रही है। हालांकि ममता को कार्यक्रम में नहीं बुलाए जाने को लेफ्ट पार्टियां सही नहीं ठहरा रही, लेकिन केंद्र सरकार के फैसले के पक्ष में बीजेपी का अपना तर्क है। क्या अधिकार है ममता बनर्जी का यहाँ? और ये कल्चर तो ममता बनर्जी ने सिखाया कि विरोधियों का कैसा अपमान किया जाता है, नहीं बुलाया जाता है। हमारे यहाँ 18 एमपी हैं, 15-16 एमएलए हैं, कभी किसी सरकारी प्रोग्राम में उनको नहीं बुलाया जाता है, किसी सरकारी कमेटी में उनको नहीं रखा जाता है, तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं उनको बुलाया जाए। मुंबई के बाद अब इंदौर में भी रोबोट के जरिए सीवर की सफाई का काम शुरू कर दिया गया। सीवर की सफाई के समय अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है और ऐसे हादसों को रोकने के लिए ही इस रोबोट को तैयार किया गया, जिसकी मदद से सीवर की सफाई की गई। रोबोट से जुड़ी एक मशीन को सफाई के लिए सीवर के अंदर उतारा गया। बताया गया कि ये रोबोट एक बार में 20 से 30 लीटर तक गीला कचरा उठा सकता है और जिस सीवर की सफाई में कम से कम 3 घंटे लगते थे वो इस रोबोट की मदद से सिर्फ 20 मिनट में ही साफ हो जाएगा। इंदौर नगर निगम ऐसे 10 रोबोट मंगाने की योजना बना रहा है। गुजरात के दाहोद में सिंगल यूज प्लास्टिक यानी एक बार इस्तेमाल के बाद फेंक दिए जाने वाले प्लास्टिक के बदले नाश्ता फ्री देने की योजना शुरू की गई। पीएम के स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए दाहोद जिला प्रशासन प्लास्टिक फ्री मुहिम चला रहा है, जिसके तहत एक कैफे की शुरुआत की गई जहां सिंगल यूज प्लास्टिक के बदले में फ्री में नाश्ता दिया जा रहा है। बताया गया कि आधा किलो प्लास्टिक देने पर चाय या कॉफी, जबकि 1 किलो प्लास्टिक के बदले फ्री में नाश्ता दिया जाएगा, जिसमें समोसा, पकोड़ा या पोहा हो सकता है। सखी मंडल की तरफ से हमने ये आयोजन करा हुआ है, तो इसमें स्वरोजगार, महिलाओं को स्वरोजगार भी मिलती है, 2 पैसे का व्यापार हो जाता है। इस योजना के शुरू होने के बाद लोगों में और खासकर बच्चों में प्लास्टिक चुनने की होड़ मच गई, जिससे स्वच्छता अभियान में काफी मदद मिल रही है। पुणे में गहरे नाले में गिरे 2 साल के एक बच्चे की मौत हो गई, जिसे ढूंढने के लिए फायर ब्रिगेड ने करीब 9 घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। हालांकि बच्चे को बचाया नहीं जा सका। इससे पहले मासूम की तलाश में फायर ब्रिगेड की एक टीम गहरे नाले में घंटों तक मशक्कत करती दिखी। 20 दमकल कर्मियों की टीम दीवार तोड़कर नाले में घुसी।
नाला काफी गहरा था और तेजी से बहते गंदे पानी की वजह से फायर ब्रिगेड की मुश्किल और बढ़ गई। इस दौरान दमकल कर्मियों को नाले के पानी में फंसे कचरे को निकालने में भी काफी दिक्कत आई। ये सारा काम भी बच्चे के रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ ही चलता रहा। जब तक बचाव दल बच्चे को ढूंढ पाता तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बताया गया कि पुणे के दत्तावाड़ी इलाके में नाले के पास बसी झुग्गियों में ही बच्चे का परिवार रहता है, जहां एक दिन पहले खेलते वक्त वो नाले में गिर गया था। काय खेळत होता, खेळताच तिथं बाजूने संरक्षक भिंती नाहीयेत, त्या जाळ्या पण नाहीयेत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आतंकी भेष बदलकर हमला कर सकते हैं। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक गोरखनाथ मंदिर में आतंकी पत्रकार बनकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला कर सकते हैं। सीएम योगी पर आतंकी हमले का अलर्ट मिलने के बाद गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। इसके अलावा मंदिर में आने जाने वाले पत्रकारों की अब जांच की जाएगी और उन पत्रकारों को ही अंदर जाने की इजाजत होगी जिनके पास पुलिस से जारी हुआ पहचान पत्र होगा। कांग्रेस नेता पीएल पूनिया ने पीएम नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद बयान दे दिया। उनकी तुलना नाथूराम गोडसे से कर दी। प्रधानमंत्री जी ने मत्था टेका था जब दूसरी बार 2019 में आए थे, तो संविधान के ऊपर मत्था टेका था। और 2014 में जब पार्लियामेंट में पहली बार आए थे तो उन्होंने पार्लियामेंट के जो सीढ़ी है उसके ऊपर मत्था टेका था। नाथूराम गोडसे ने भी सबसे पहले गांधी जी के पहले पैर छुए थे और उसके बाद गोली मारी थी। हमला सीधा पीएम मोदी पर हुआ, जिस पर बीजेपी भड़क गई और पार्टी ने पीएल पूनिया पर पलटवार करने में देर नहीं की। मुझको उनके ज्ञान पर तरस आता है। उनको मोदी जी और गोडसे में फर्क नहीं नजर आया। मोदी जी के कंट्रीब्यूशन को कैसे वो इग्नोर कर सकते हैं। भोपाल रेलवे स्टेशन पर फुटओवर ब्रिज का स्लैब गिरने से 9 लोग घायल हो गए, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई गई। यह हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हुआ, जहां कई लोग अपनी ट्रेन के इंतजार में खड़े थे। तभी फुटओवर ब्रिज का स्लैब प्लेटफॉर्म पर गिर गया, जिसके नीचे कुछ लोग दब गए। वहीं थोड़ी दूर पर खड़ा एक आदमी स्लैब को गिरता देख तेजी से पीछे हट गया। इसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। स्लैब के नीचे दबे लोगों को बाहर निकालने के लिए प्लेटफॉर्म पर मौजूद दूसरे लोग आगे आए। कुछ लोगों ने खुद ही मिलकर स्लैब को हटाया और उसके नीचे फंसे लोगों की जान बचाई। इस हादसे की खबर मिलते ही रेलवे के बड़े अधिकारी वहां पहुंचे और अपनी निगरानी में राहत और बचाव का काम शुरू करवाया। पुलिस और राहत दल की टीम ने फुटओवर ब्रिज पर बैरिकेडिंग भी लगा दी। जो गिरा हुआ पोर्शन है वो तो क्लियर करा लिया है। हम लोगों ने सबसे पहले बैरिकेडिंग करवाई थी कि सो दैट किसी को और को कोई अफेक्ट ना हो। और जो इंजर्ड लोग हैं उनको इमीडिएटली वी हैव टेकन देम टू हॉस्पिटल्स। इस हादसे के बाद रेल प्रशासन ने प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर किसी भी ट्रेन के आने पर रोक लगा दी। यूपी के मेरठ में हाईटेंशन तार की चपेट में आने के बाद एक ट्रक में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि इसकी कुछ ही देर में पूरे ट्रक को अपनी चपेट में लिया, जिसके बाद उससे आग की लपटें और धुआं उठने लगा। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद दमकल विभाग के कर्मचारी पहुंचे, आग बुझाने में जुट गए। कुछ देर की कोशिश के बाद दमकल कर्मचारियों ने आग तो बुझा दी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और ट्रक में रखा सामान जलकर राख हो गया। अमेरिका के लुइसियाना में एक रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। हादसे के वक्त रिफाइनरी में सैकड़ों लोग मौजूद थे जो अपने काम में जुटे थे। तभी एक तेज धमाके के साथ वहां आग लग गई, जिसने कुछ ही देर में पूरी रिफाइनरी को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें कई फीट ऊपर उठ रही थीं। देखते ही देखते वहां चारों तरफ धुआं फैल गया। यह आग काफी दूर से ही नजर आ रही थी। बताया गया कि रिफाइनरी में काम कर रहे सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। इस आग में रिफाइनरी का एक बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायक शकुंतला साहू और एक महिला आईपीएस अधिकारी के बीच तीखी बहस का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में विधायक शकुंतला साहू एक ट्रेनी आईपीएस अंकिता शर्मा को धमकी देती हुई दिखाई दी, तो वहीं आईपीएस अधिकारी भी धमकी पर पलटवार करती सुनाई पड़ी। नहीं तो आपका कितना औकात है, हम भी दिखा रहे हैं। औकात के बारे में बात नहीं करना मैडम। नहीं तो क्या बोले के बारे में बात नहीं करना मैडम। अगर आप औकात की बात करते हैं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने पुलवामा हमले की तरह एक बार फिर विस्फोटकों से भरी गाड़ी के जरिए सुरक्षा बल पर हमले की साजिश रची है। जानकारी के मुताबिक आतंकी एक बार फिर सुरक्षा बल के जवानों पर बड़े हमले की फिराक में है।
और इसके लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने जैश-ए-मोहम्मद के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम गजनवी फोर्स रखा गया है। और इस ग्रुप में जैश, लश्कर और हिज्ब के साथ कई दूसरे संगठन के आतंकी भी शामिल हैं। खबर है कि ये आतंकी कश्मीर में सुरक्षा बल पर विस्फोटकों से भरी गाड़ी से हमला कर सकते हैं। यही वजह है कि सुरक्षा बल को अलर्ट करने के साथ ही कैंपों की निगरानी बढ़ा दी गई। पंजाब के लुधियाना में एक थाने में ही दो गुटों के बीच मारपीट हो गई। बताया गया कि पैसों के लेन देन पर दोनों गुटों के बीच पुराना विवाद था, जिसकी शिकायत करने वो थाने पहुंचे थे, लेकिन वहां पहुंचते ही दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। इससे पहले कि पुलिस कुछ समझ पाती, दोनों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। हालांकि थोड़ी ही देर में पुलिस के जवानों ने दोनों गुटों को अलग कर दिया। इस बीच मारपीट कर रहे एक आदमी को पुलिस और कुछ लोग खींचते हुए थाने के अंदर ले गए। इसके बाद भी ये हंगामा शांत नहीं हुआ। पुलिस ने दोनों गुटों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया। दिल्ली के विज्ञान भवन में ड्रग तस्करी को रोकने के लिए बिम्स्टेक देशों की कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नशीले पदार्थों को लेकर सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। बिम्स्टेक में भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार शामिल हैं। 2 दिन चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस का मकसद नशीले पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए मिलकर काम करना है। हम दुनिया में से कहीं से भी भारत में मादक पदार्थों को आने भी नहीं देंगे और भारत से कहीं पर जाने भी नहीं देंगे। पूरी दुनिया में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए हम कृतनिश्चयी। NMRC यानी नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने किराए पर डिब्बे देने की योजना बनाई है। जानकारी के मुताबिक मेट्रो ट्रेन में बर्थडे मनाने या प्री वेडिंग शूट करवाने के लिए किराए पर कोच दिए जाएंगे, जिसके लिए 5,000 रुपए से 10,000 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से किराया देना होगा और 15 दिनों पहले एक फॉर्म भी भरना होगा, जो पहले आओ पहले पाओ के तहत मिल सकेगा। प्लेटफॉर्म पर खड़ी मेट्रो ट्रेन के कोच का किराया अलग होगा, जबकि चलती ट्रेन के कोच को किराए पर लेने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। NMRC के मुताबिक एक मेट्रो ट्रेन के ज्यादा से ज्यादा 4 कोच किराए पर दिए जाएंगे। हालांकि ये सुविधा केवल नोएडा सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन से डिपो स्टेशन तक ही दी जाएगी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति हटाने पर विवाद बढ़ गया। इस मुद्दे पर बीजेपी ने राज्य की कमलनाथ सरकार के साथ महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पर भी निशाना साधा। 2 दिन पहले जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बिना इजाजत छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा लगाने का आरोप लगाते हुए मूर्ति को हटा दिया था, जिसके बाद लोगों ने प्रशासन पर अपमानजनक तरीके से छत्रपति शिवाजी की मूर्ति हटाने का आरोप लगाते हुए छिंदवाड़ा नागपुर हाईवे जाम कर दिया था। इसके बाद इस घटना पर सियासत भी गर्मा गई। बीजेपी नेता सुरेंद्र पुनिया ने ट्वीट कर मध्य प्रदेश सरकार के साथ महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पर निशाना साधा। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने भी छत्रपति शिवाजी की मूर्ति हटाने का विरोध करते हुए उद्धव ठाकरे सरकार पर हमला बोला। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा की अवहेलना, अपमान हुआ, भारतीय जनता पार्टी उसका निषेध करती है। क्या महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार को यह मंजूर है क्या? महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार में शामिल एनसीपी ने भी दबी जबान में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति हटाने का विरोध किया। किसी भी महापुरुष की कोई भी मूर्ति है उसे तोड़ा जाना उचित नहीं है, उसका समर्थन नहीं हो सकता। वहीं कांग्रेस नेता मीम अफजल ने भी इस घटना का विरोध किया और राज्य सरकार से मूर्ति गिराने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। शिवाजी की मूर्ति को किसी ने भी गिराया है, बेहद सख्ती के साथ कमलनाथ जी को उस पर एक्शन लेना चाहिए। हम उनसे ऐसी अपेक्षा करते हैं और डेफिनेटली उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। केंद्रीय मंत्री और बिहार के बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचकर वहां के एसपी को अपने मोबाइल फोन से जबरदस्त फटकार लगाई। गिरिराज सिंह फुलबरिया में 2 लोगों की मौत के बाद उनके परिवार वालों से मिलने पहुंचे थे। मारे गए दोनों लोगों के रिश्तेदारों ने हत्या की आशंका जताई, तो वहीं पुलिस इसे सड़क हादसे में मौत बता रही है। देखिए, गलती को छुपाइए मत। आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर एकदम अपराधी सर शहर करके बोल रहा है और आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी हत्या को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप केवल ईमानदार होने से नहीं होता है, केवल ईमानदार होने से नहीं होता है। क्या प्रोटेक्ट? किसी के घर से औरतों को निकाल के ले जाता है थानेदार। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस के विधायकों ने हंगामा किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के दौरान भी जमकर नारेबाजी हुई
और समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक तो वेल में आ गए। उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध करते हुए सदन में पोस्टर भी लहराए। संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से संविधान के महान शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की स्मृति। राज्यपाल ने सरकार के एजेंडे को सदन में रखा, हालांकि उनके पूरे अभिभाषण के दौरान हंगामा जारी रहा। पुष्पित एवं प्रज्वलित होती है, इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति अपनाते हुए समाज। राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष ने योगी सरकार को भी निशाने पर लिया। निश्चित रूप से जो भाषण पूरा का पूरा जो है वो झूठ का पड़ता है। फिर एक बार उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। झारखंड के रामगढ़ में एक चलती कार में भीषण आग लग गई। कार में आग की ये घटना रांची पटना नेशनल हाईवे पर हुई। आग इतनी भयंकर लगी थी कि उसकी लपटों को देखकर सड़क से गुजर रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई। आग से निकलने वाला काला धुआं आसमान में छा गया, जिसके बाद घटना वाली जगह पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आग की वजह से काफी देर तक हाईवे पर जैम भी लगा रहा। राहत की बात यह रही कि कार का मालिक इस हादसे में बाल बाल बच गया। बताया यह गया कि आग लगने के बाद वो अपनी कार को वहीं पर छोड़कर भाग गया। आग की खबर मिलने के बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारी गाड़ी के साथ वहां पहुंचे, जिसके बाद कार में लगी आग को बुझाया जा सका। आम आदमी पार्टी ने बताया कि उसने पिछले दिनों राष्ट्र निर्माण की जो मुहिम शुरू की थी, उससे देश भर के लोग जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से यह जानकारी दी गई। साथ ही यह दावा भी किया गया कि 24 घंटे में देश भर से 11 लाख लोग इस मुहिम से जुड़ चुके हैं और यह आंकड़ा हर घंटे के साथ बढ़ रहा है। राष्ट्र की मजबूती ही सच्चा राष्ट्रवाद है और राष्ट्र की मजबूती हम अपने काम से कर रहे हैं। ये बात 16 तारीख को और इस नतीजे से इस देश में जा रही है, आगे और बढ़ेगी। महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में उद्धव सरकार ने अपना रुख बदल लिया है। सरकार ने फैसला किया है कि उसे अब भीमा कोरेगांव हिंसा की जांच एनआईए को सौंपे जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। इससे पहले जब केंद्र ने भीमा कोरेगांव और यलगार परिषद मामले की जांच एनआईए को सौंप दी थी, तो उद्धव सरकार ने आपत्ति जताई थी। इसके बाद यह मामला कोर्ट भी पहुंचा, जहां इस पर सुनवाई चल रही है। लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि वो कोर्ट में अपनी आपत्ति को वापस ले लेगी और सरकार के ऐसा करने के बाद एनआईए को यलगार परिषद मामले से जुड़े सभी दस्तावेज देने पड़ेंगे। असल में यलगार परिषद उस रैली का नाम था जो 31 दिसंबर 2017 को भीमा कोरेगांव युद्ध की 200वीं सालगिरह पर हुई थी। इस रैली के बाद वहां हिंसा भड़क गई थी, जिसकी जांच एनआईए कर रही है, जो एक केंद्रीय जांच एजेंसी। गुजरात कांग्रेस के नेता और पाटीदार आरक्षण आंदोलन की अगुवाई करने वाले हार्दिक पटेल के गायब होने का दावा उनकी पत्नी ने किया है। हार्दिक पटेल की पत्नी के मुताबिक वो पिछले कई दिनों से अपने घर नहीं लौटे। हार्दिक की पत्नी ने अपने पति के घर नहीं लौटने पर राज्य सरकार पर निशाना साधा और तानाशाही का आरोप लगाया। पिछले कुछ दिनों से हार्दिक घर नहीं आए हैं। आज 20 दिन हो चुके हैं और वो घर नहीं आए। कहाँ है ऐसा कोई भी हमें जानकारी भी नहीं है, कुछ कांटेक्ट भी नहीं हो रहा है। क्यों सिर्फ हार्दिक को और हमारे परिवार को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है? क्या आप लोगों ने ये तय कर लिया है कि सिर्फ हार्दिक को ही टारगेट करो, उन्हें ही मेंटली टॉर्चर करो? सरकार से यही कहना है कि हार्दिक या फिर हमारा परिवार डरने वालों में से नहीं है। आप जितना भी डराओगे हम उतनी ही मजबूती से आगे बढ़ेंगे। ये सत्य की जीत है, जीत होने वाली है। ये सत्य की लड़ाई है और हम लड़ते आए हैं और मजबूती से ही लड़ते रहेंगे। जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर गए 25 देशों के राजनयिकों ने वहां के हालात पर खुशी जताते हुए प्रशासन की तारीफ की। विदेशी राजनयिकों का यह दल जम्मू कश्मीर ये जानने के लिए पहुंचा था कि वहां हालात कैसे हैं। और जब उनका ये दौरा खत्म हुआ तो वो काफी खुश दिखे। You could see people doing their businesses, running their businesses. I could see kids, going to schools as well. Shops open. So it's very good to see, the situation getting normalized. दिल्ली लौटने से पहले 25 देशों के राजनयिकों का ये दल जम्मू में कई कार्यक्रमों में शामिल हुआ। उन्होंने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस गीता लूथरा से भी मुलाकात की। इसके अलावा उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू और मुख्य सचिव BVR सुब्रमण्यम ने भी विदेशी प्रतिनिधिमंडल के साथ एक बैठक में चर्चा की। इस बैठक के बाद अलग अलग समुदाय के लोग और कारोबारियों का एक प्रतिनिधिमंडल भी विदेशी राजनयिकों से मिला। बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज, कश्मीरी पंडित, व्यापार मंडल, जो अलग अलग जो संगठन हैं उनके लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो प्रतिनिधिमंडल आया है उन लोगों को अपनी जम्मू कश्मीर, खास करके जम्मू प्रांत की जो समस्याएं हैं उस बारे में अवगत कराया जा रहा है। हालांकि पिछले 1 महीने में दूसरे विदेशी प्रतिनिधिमंडल को जम्मू कश्मीर भेजने पर कांग्रेस ने सरकार को घेर लिया। जितनी दफा जितने डेलीगेशन
फॉरेन के वहाँ जाएंगे उतनी दफ़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपोज होती जा रही है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने दिल्ली चुनाव में हुई पार्टी की हार पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस के वोटरों ने दूसरी पार्टी को वोट दे दिया। हमें भाजपा के खिलाफ उनके द्वारा चलाया गया जो अभियान था, नागरिकता अभियान है, हर चीज को हिंदू मुसलमान कर देते हैं, उसके खिलाफ लोगों ने नाराजगी प्रकट की है और पूरा कांग्रेस का वोट भी भाजपा को हराने में लग गया। झारखंड में हाईवे पर एक गाड़ी में अचानक आग लग गई। झारखंड के रामगढ़ में NH-33 पर एक गाड़ी में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते गाड़ी आग की गोली में तब्दील हो गई। गनीमत ये रही कि कार सवार वक्त रहते गाड़ी से बाहर निकलने में कामयाब रही, जिससे उसकी जान बच गई। मध्य प्रदेश की बैतूल में शिवाजी की मूर्ति हटाए जाने से गुस्साए लोगों को पुलिस ने कमलनाथ सरकार के खिलाफ पुतला जलाने से रोक दिया और उनसे पुतला छीनकर एक पुलिस वाले भागते नजर आए। छत्तीसगढ़ के सिहावा से कांग्रेस विधायक ने पंचायत चुनाव में पार्टी की हुई हार के बाद बीजेपी पर तंत्र मंत्र से चुनाव जीतने का आरोप लगाया। ये लोग जादू टोना भी कर दिए होंगे, ऐसा लगता है। विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में प्रवासी भारतीय केंद्र और विदेश सेवा संस्थान का नाम पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नाम पर रखने का फैसला लिया। विदेश मंत्रालय ने उनकी जयंती से एक दिन पहले ये ऐलान किया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कूच बिहार की यूनिवर्सिटी के वीसी को नोटिस भेजा और आज होने वाले दीक्षांत समारोह में उन्हें नहीं बुलाए जाने पर 14 दिन में जवाब मांगा। टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया और मेजबान न्यूजीलैंड 11 के बीच आज से 3 दिनों के अभ्यास मैच की शुरुआत होगी। कोलकाता के एक इलाके में लकड़ी के गोदाम में आग लग गई, जिसे फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों की मदद से बुझाया गया। पंजाब की लुधियाना में पुलिस ने शराब बनाने की एक अवैध फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। बताया गया कि इस फैक्ट्री में ब्रांडेड कंपनी की शराब की बोतलों में सस्ती शराब भरी जाती थी। 24 फरवरी से शुरू हो रहे भारत यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अहमदाबाद के साबरमती आश्रम भी जाएंगे। ट्रंप के इस दौरे को देखते हुए साबरमती आश्रम को दुरुस्त करने का काम तेज हो गया है। आश्रम को नया रंग रूप देने के साथ ही सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। साबरमती आश्रम से जुड़े लोगों के साथ ही अमेरिका से आए भारतीय मूल के लोग आश्रम में 2 देशों के सबसे ताकतवर नेताओं की मुलाकात को लेकर उत्साहित हैं। आश्रम और गांधी जी के रिश्तों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी खुद राष्ट्रपति ट्रंप को जानकारियां देंगे। मैं हूं अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में। यहां पर आप सामने देख सकते हैं कि हृदय कुंज है। वहां पर राष्ट्रपति ट्रंप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आएंगे और वहीं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही उनके गाइड होंगे, जो यहाँ के हृदय कुंज जो महात्मा गांधी का जो आश्रम है उसके बारे में सारी जानकारी देंगे। और उसके बाद ये जो जगह देख रहे हैं आप अभी जो तैयार हो रहे 24/16 का एक बड़ा सा मंच या कहें प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है और यहीं दुनिया की 2 ताकतवर शख्सियत यहाँ पर बैठकर बातचीत करेंगे। और सामने आपको बिल्कुल देख रहा है अहमदाबाद के रिवर फ्रंट का नज़ारा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा आतंकी हमले के 1 साल पूरा होने पर जम्मू में सीआरपीएफ के जवानों ने अपने शहीद साथियों को श्रद्धांजलि दी। पिछले साल पुलवामा में 14 फरवरी को ही आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया था, जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे। जिस बस को बम से उड़ाया गया था वो बस 76 सीआरपीएफ बटालियन की थी और आज उसी बटालियन के जवानों ने शहीदों को अपनी नम आंखों से याद किया। साथियों का जाना एक अपूरणीय क्षति थी और 14 फरवरी 2019 के इस हमले में हम लोगों को जिस बात का अफसोस रहा और आज भी है, भविष्य में भी रहेगा कि ये एक कायराना हमला था। अगर वो सामने से आकर के 2-2 हाथ कर लिए होते तो शायद अगर शहादत की इबारत भी लिखी जाती तो हमें बड़ा फक्र होता। मुंबई के अंधेरी ईस्ट में रोल्टा कंपनी के दफ्तर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि सर्वर रूम में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से यह आग लगी, जिसके बाद इसने कई हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया। इमारत में आग की ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। ये आग इतनी भीषण थी कि ब्रिगेड कॉल लगानी पड़ी। ब्रिगेड कॉल लगाने का मतलब होता है शहर में जितनी भी आग बुझाने वाली गाड़ियां हैं उन्हें घटना वाली जगह पर जल्द से जल्द भेजना।
मुंबई में जो अंतरिक्ष में आग लगी है लगातार फैलते जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से अब पूरी इमारत धूल धूल कर जलने लगी है और एसी कंप्रेसर में आग गिरने लग चुकी है और आवाजें भी एसी कंप्रेसर से तेज आने लगी हैं। फायर ब्रिगेड के लोग अब इन्हें ऑपरेशन को रोक दिया है क्योंकि कंप्रेसर फटने का डर रहता है। यही वजह है कि अब पूरी इमारत में आप साफ तौर पर देखते हैं कि बड़ी बड़ी लपटें होकर पूरी इमारत आग की चपेट में आ गई है। लेवल 4 यानी कि बड़ी आग इसे करार दे दिया गया है। घटना के दौरान इमारत में कई धमाके हुए। जिस मंजिल पर सर्वर रूम था उसके शीशे चकनाचूर हो गए। आग बुझाने के लिए 30 गाड़ियों के अलावा 6 जंबो टैंकरों की भी मदद लेनी पड़ी। जिस तरीके से आग लगातार फैलती जा रही है, पूरी इमारत में जो लगातार आग फैलती जा रही है, वो एक सबसे बड़ा चैलेंज फायर ब्रिगेड के लिए बना हुआ है कि किस तरह से कंट्रोल में किया जा सके। हम बिल्डिंग के एक पार्ट के हिस्से पर हैं, इसी तरह से आग जो है वो बिल्डिंग के सभी कोनों में और सभी जगह पर फैल चुकी है। ये आग रोल्टा कंपनी के दफ्तर में लगी जिसमें 300 से ज्यादा लोग फंस गए। हालांकि फायर ब्रिगेड ने सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की जानकारी दी। सर, ये आग कितने बजे लगी, कुछ जानकारी से कितने लोग फंसे हैं या फिर सब कुछ सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया? ऐसा फंसे कुछ भी नहीं है, लेकिन आग बढ़ी है, आग बढ़ते गई है। पूरी बिल्डिंग खाली किया है, आजू बाजू की बिल्डिंग भी खाली कर रहे हैं हम। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात सामने आई। हालांकि फायर ब्रिगेड ने अब तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। मध्य प्रदेश के बैतूल में पुलिस ने कमलनाथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने उतरे हिंदू जागरण मंच नाम के संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं के हंगामे को रोक लिया। ये सभी कार्यकर्ता छिंदवाड़ा में शिवाजी की मूर्ति हटाए जाने से खफा थे और सीएम का पुतला जलाने की फिराक में भी थे, लेकिन जलाने से पहले वो पुतला पुलिस के हाथ लग गया। हंगामा कर रहे लोगों ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं ली थी, इसलिए उनके हंगामे को रोकने के लिए एक पुलिस वाला पुतला लेकर दौड़ पड़ा। ये देख नारेबाजी करते हुए कुछ प्रदर्शनकारियों ने भी उसके पीछे दौड़ लगा दी। कुछ देर में पुलिस वाला उस मैदान के गेट से बाहर निकल गया जहां प्रदर्शनकारी खड़े थे। हालांकि कुछ प्रदर्शनकारियों ने गेट के ऊपर चढ़कर दूसरी तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें रोक लिया। इस बात से हंगामा कर रहे लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने वहीं पर खड़े होकर नारेबाजी तेज कर दी। शिवाजी का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पुलिस की कार्रवाई से खफा प्रदर्शनकारियों का हंगामा काफी देर तक चलता रहा। उन्होंने उसका छुड़ाने का काफी प्रयास किया, लेकिन उनके नहीं करा और पुलिस ने अपने कब्जे में लेके उसको उनका जो मंसूबे थे उनको नाकाम किया। अब राजनीतिक पार्टियों को उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के साथ ही ये भी बताना होगा कि कितने उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे लंबित हैं और ऐसे दागियों को पार्टियों ने टिकट क्यों दिया। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया, जिसे सभी दलों ने सही माना। और कांग्रेस ने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का श्रेय भी राहुल गांधी को दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय श्री राहुल गांधी की जो अपराधीकरण वाली ये राजनीति है, इसके खिलाफ जो लड़ाई थी और है, श्री राहुल गांधी का जो ये लक्ष्य है कि राजनीति को अपराध और अपराधी मुक्त बनाना है, ये उस लड़ाई की जीत है। जबकि बीजेपी राजनीति से अपराधियों को दूर रखने की अपनी कोशिशें गिनाने में जुट गई। हमारे जो पार्टी के इलेक्टोरल जो चुनाव सुधार की कमेटी बनी थी उसका मैं चेयरमैन भी था और हम लोगों ने उसमें बहुत चीजें रिकमेंड की हैं इस संबंध में। वहीं टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ की और इसी बहाने बीजेपी पर ताना भी मारा। लोगों को तो जानना चाहिए कि जिसको खिलाफ केस चल रहा है उसको क्यों टिकट दिया गया। बीजेपी के तो होगा, टीएमसी को दिक्कत नहीं होगा। दूसरी तरफ जेडीयू ने इस फैसले को वक्त की मांग बताया। संसद में भी राजनीति के अपराधीकरण को लेकर के कई बार चर्चा बनी है और कई बार कार्य समूह भी बने हैं उसको चेक करने के लिए। इसलिए सभी राजनीतिक दल उनके इस निर्णय का स्वागत करेंगे। आदेश देते समय सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि राजनीतिक दलों को उम्मीदवारों के जिताऊ होने की वजह बताना काफी नहीं होगा, बल्कि साफ साफ बताना होगा कि आपराधिक मामलों में आरोपी को टिकट देने के पीछे कौन सी मजबूरी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया उसमें सभी राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड का पूरा ब्यौरा पार्टी की वेबसाइट पर बताने का निर्देश दिया गया है। साथ ही पार्टियों को यह भी बताना होगा कि जिन लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं उनको चुनाव में टिकट देने की वजह क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदवार चुनने के 48 घंटे के अंदर पार्टियों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी उनके आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा सार्वजनिक करने को कहा। वहीं उम्मीदवार का ऐलान करने के 72 घंटे के भीतर चुनाव आयोग को भी आपराधिक मुकदमों के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी और जो पार्टियां इन नियमों की अनदेखी करेंगी उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का केस चलाने का अधिकार चुनाव आयोग को दिया गया है। लंदन कोर्ट में प्रत्यर्पण पर चल रही सुनवाई के बीच शराब कारोबारी विजय माल्या ने एक बार फिर भारतीय बैंकों से कहा कि वो पूरा का पूरा मूल कर्ज वापस करने को तैयार हैं।
भारत प्रत्यर्पित करने के खिलाफ लंदन में अपनी अपील पर सुनवाई के तीसरे और अंतिम दिन माल्या ने ये बात कही। माल्या पर सरकारी बैंकों को 9,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है और प्रवर्तन निदेशालय को उसकी तलाश है। The CBI and the ED are going to be reasonable. It's a different story. What all they are doing to me the last 4 years I have seen is totally unreasonable. I have nothing more to say. Are you still ready to give the money back, sir? Absolutely 100%. I request the banks with folded hands, take 100% of your principal back immediately. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पुलवामा हमले की बरसी पर एक ट्वीट कर उस हमले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने शहीदों को याद करते हुए कहा कि आखिर पुलवामा हमले से किसे सबसे ज्यादा फायदा हुआ। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पुलवामा हमले की जांच से आखिर क्या निकला। 1 साल पहले आज ही के दिन पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। तो राहुल गांधी ने अब सवाल उठाए हैं और ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले की जांच से क्या निकला, सुरक्षा में चूक पर बीजेपी सरकार में कौन जिम्मेदार, और सबसे बड़ा सवाल उन्होंने इस ट्वीट के जरिए उठाया है कि इससे आखिर किसको फायदा हुआ है। तो सरकार को घेरने की कोशिश की है राहुल गांधी ने। आज 14 फरवरी है और पुलवामा हमले की पहली बरसी है। पिछले साल 14 फरवरी को 3:30 बजे दोपहर के वक्त सीआरपीएफ के जवानों पर हमला हुआ था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे और उस वक्त भी कांग्रेस ने सवाल उठाए थे। तब ये मुद्दा लोकसभा चुनावों से पहले जोर शोर से उठाया गया था और इसकी बरसी पर अब राहुल गांधी एक बार फिर से सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट के जरिए कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं और लिखा है कि आखिरकार इससे किसको फायदा हुआ और 1 साल बाद इसकी जांच से क्या निकला, क्योंकि वहां पर भारी मात्रा में विस्फोटक थे और सीआरपीएफ की 76 बटालियन की बस पर हमला हुआ था। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि आज हमने अपने 40 जवानों को याद कर रहे हैं जो पुलवामा हमले में शहीद हो गए थे। अब पूछना पड़ेगा किसे इस हमले से ज्यादा फायदा हुआ, हमले की जांच से आखिर क्या निकला, सुरक्षा में चूक के लिए बीजेपी सरकार में आखिर कौन जिम्मेदारी लेगा। अरुण हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अरुण, जब पुलवामा हमला हुआ था तो भी राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे। आज पहली बरसी पर राहुल गांधी ट्वीट करके बकायदा कोट कर रहे हैं कि इससे किसको फायदा हुआ। सरकार को घेरने की कोशिश एक बार फिर से। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने जब से पुलवामा हमला हुआ है तब से लगातार सीरीज ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सवाल ये अब भी पूछ रहे हो कि 1 साल हो गया है पुलवामा हमले के जो लोग दोषी हैं, जिनके लैब्स की वजह से, सिक्योरिटी लैब्स की वजह से ये हुआ, वो कहाँ है, विस्फोटक कैसे इतना ज्यादा आ गया। ये सवाल तमाम दल उठा रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से लेफ्ट के सांसद मोहम्मद सलीम ने जो है वो सवाल उठाया। उसके अलावा राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने सीरीज ऑफ ट्वीट किया है कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, और उन्होंने पूछा है कि 1 साल हो गया, अब तक आउटकम क्या है, इसका फायदा किसको हुआ था। जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि पुलवामा हमले को लेकर के राष्ट्रवाद देश भर में फैला करके, राष्ट्रवाद की भावना फैला करके बीजेपी ने इसका पॉलिटिकल फायदा उठाया। तो राहुल गांधी वही बात एक बार फिर दोहरा रहे हैं 1 साल बाद और पूछ रहे हैं सवाल, कई सवाल पूछ रहे हैं सरकार से। बिल्कुल अरुण, कई सवाल पूछ रहे हैं और इस पर सियासत भी हो रही है, क्योंकि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ट्वीट कर रहे हैं कि राहुल गांधी को ऐसे ट्वीट करने से पहले शर्म आनी चाहिए। देखिए, कपिल मिश्रा इस तरह के ट्वीट के लिए जाने जाते हैं। चुनाव के दौरान आपने देखा था कि किस तरह से उन्होंने भड़काऊ ट्वीट किए थे, उस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान भी लिया था। तो राहुल गांधी के जवाब में कपिल मिश्रा की तरफ से जवाब दिया जाना, मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने सवाल सरकार से पूछा था। सवाल ये पूछ रहे हैं वो कि जांच की दिशा कहां तक है। सवाल वो ये पूछ रहे हैं कि कौन दोषी था, उसके खिलाफ कार्रवाई की हुई। तो उसका जवाब सरकार की तरफ से आना चाहिए, न कि कपिल मिश्रा की तरफ से। कपिल मिश्रा तो भड़काऊ बयान पहले भी देते रहे और जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, निश्चित रूप से वो इस मसले को लेकर के पहले से ही संजीदा रहे हैं। उन्होंने सवाल पूछे हैं। हालांकि पार्टी की तरफ से और खासतौर से बीजेपी की तरफ से कहा जाता रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन राजनीति तो हो रही है और इस पर जवाब का इंतजार भी होगा। अरुण, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी अपडेट लेंगे। वहीं सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम ने पुलवामा हमले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट कर 1 साल पहले आज के दिन हुए पुलवामा हमले पर सवाल उठाया और कहा कि देश को अपनी नाकामी का स्मारक बनाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये सवाल भी पूछा कि आखिर देश के भीतर सबसे सुरक्षित जगह पर 80 किलो आरडीएक्स कैसे आया। मोहम्मद सलीम ने पुलवामा हमले में इंसाफ की मांग की। तो मोहम्मद सलीम कह रहे हैं कि
इतनी संख्या में विस्फोटक कैसे आया 80 किलो, ये सवाल पूछ रहे हैं। और कुछ देर पहले हमने मोहम्मद सलीम से फोन पर बातचीत की, ये जरा सुन लेते हैं। देश याद कर रहा है, नमन कर रहा है हमारे वीर जवानों को जो मारे गए टेररिस्ट के हाथों। और उसके बाद फिर हमने ये देखा उसको लेकर किस तरह से बखेड़ा खड़ा हुआ। और आज जब हम उनको शहीदों को याद कर रहे हैं और उनके परिवार परिजनों को अपनी संवेदना दे रहे हैं, तो हमें जब उनको याद करना है, श्रद्धा देना है, साथ साथ ये भी सोचना है कि इतने जाने क्यों गई। और जो हमारे देश की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, एकता के लिए काम कर रहे हैं, उनके वो इतना असुरक्षित क्यों हैं, जबकि सबसे ज्यादा मिलिटराइज जोन है दुनिया में, सबसे ज्यादा हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे है। और सरकार एक के बाद एक घोषणा करती रहती है कि हमने पूरा फुल प्रूफ अरेंजमेंट किया, लेकिन जब हमने देखा हम देवेंद्र सिंह जैसे हमारे एसपी जो पकड़े गए कि किस तरह से टेररिस्ट को पार कर रहे थे, तो ये जो 80 से बोल के कोई कहते हैं 300 किलो RDX वहाँ कैसे पहुंचा। अब NIA कहती है कि छोटे छोटे पैकेटों में दिया गया, तो हमारा इंटेलिजेंस क्या कर रही थी। हम किसी बहुत बड़ा स्मारक बनाने से ज्यादा हमें जरूरी इस बात की है कि एक के बाद एक हमने जब देखा कि पाकिस्तान से, चाहे वो उनके आर्मी हो, चाहे हम उनके भेजे हुए आतंकी हो, चाहे हमारे यहाँ कुछ लोगों की ट्रेनिंग दे करके आतंकी बना करके ये जो कांड कर रहे थे, तो उसकी जो जांच करके मालूम करना चाहिए कि कहाँ गड़बड़ हुआ। तो CPM नेता मोहम्मद सलीम ने अपने ट्वीट में लिखा कि हमें अपनी नाकामी की याद दिलाने वाला कोई स्मारक नहीं चाहिए, हमें बस ये जानना है कि कैसे 80 किलो विस्फोटक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को पार कर सैन्य क्षेत्र में दाखिल हुआ और पुलवामा में धमाका किया गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा आतंकी हमले के 1 साल पूरा होने पर जम्मू में CRPF के जवानों ने अपने शहीद साथियों को श्रद्धांजलि दी। पिछले साल पुलवामा में 14 फरवरी को ही आतंकवादियों ने CRPF के काफिले को निशाना बनाया था, जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे। जिस बस को बम से उड़ाया गया था वो बस 76 CRPF बटालियन की थी और आज उसी बटालियन के जवानों ने शहीदों को अपनी नम आंखों से याद किया। तो 40 जवान शहीद हुए थे और जम्मू में 76 CRPF बटालियन के जवानों ने शहीदों को याद किया नम आंखों से लोहा लेते हुए आतंकवादियों से। दरअसल 3:30 बजे का वक्त था जब CRPF की बस पर हमला किया गया, एक गाड़ी के जरिए वहां पर विस्फोटक के जरिए हमला किया गया था और आज पहली बरसी है। PM मोदी ने पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। PM मोदी ने ट्वीट किया और लिखा कि पिछले साल पुलवामा हमले में शहीद बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि। वो असाधारण लोग थे जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। राष्ट्र उनकी शहादत को कभी नहीं भूलेगा। ये ट्वीट नरेंद्र मोदी ने किया है। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, पुलवामा हमले के शहीदों को मेरी श्रद्धांजलि। भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए शहीद होने वाले बहादुरों और उनके परिवार वालों का भारत हमेशा कर्जदार रहेगा। तो अमित शाह ने ट्वीट किया है और ये लिखा है कि जो शहीद हुए हैं जवान, उनके परिवार वालों का भारत हमेशा कर्जदार रहेगा। 40 जवान शहीद हुए थे। PM मोदी ने भी शहीदों को याद किया है। वहीं अमित शाह ने भी ट्वीट करके याद किया है। दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया कि CRPF के उन जवानों को याद कर रहे हैं जो आज के दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा में नृशंस हमले के समय शहीद हुए थे। भारत उनके बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। संपूर्ण राष्ट्र आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है और हम इस खतरे के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कांग्रेस ने भी पुलवामा के शहीदों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और ट्वीट किया कि 1 साल पहले हमने पुलवामा में भयावह हिंसा और नफरत में 40 से ज्यादा बहादुर जवानों को खो दिया। हर दिन युवा, पुरुष और महिलाएं अपने जीवन का बलिदान करते हैं ताकि हमारा राष्ट्र सुरक्षित रह सके। आज हम अपने शहीदों का सम्मान करते हैं और उनकी जबरदस्त वीरता और समर्पण को श्रद्धांजलि देते हैं। जय हिंद। इन साथियों का जाना एक अपूरणीय क्षति थी और 14 फरवरी 2019 के इस हमले में हम लोगों को जिस बात का अफसोस रहा
और आज भी है, भविष्य में भी रहेगा कि ये एक कायराना हमला था। अगर वो सामने से आकर के दो हाथ कर लिए होते तो शायद अगर शहादत की इबारत भी लिखी जाती तो हमें बड़ा फक्र होता। ये तस्वीरें आप देखिए जम्मू कश्मीर की, जहां पर शहादत को नमन किया गया। 76 सीआरपीएफ बटालियन के जवान पहुंचे और शहीदों को याद किया। 14 फरवरी 2019 को यह हमला हुआ था जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद जवानों की शहादत का बदला भी लिया गया था बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए, और आज हर कोई नम आंखों से याद कर रहा है शहीदों को। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पुलवामा शहीद वाटिका बनाई गई है, जिसमें पुलवामा के 40 जवानों समेत कुल 42 प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं। तो हल्द्वानी की तस्वीरें जहां पर शहीद वाटिका बनाई गई है, पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये शहीद वाटिका बनाई गई है, जिसमें पुलवामा के 40 जवानों समेत कुल 42 प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं।